हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं चैप्टर 5 लेकर। जनरल साइंस का हमारा जो साइंस चल रहा है उसका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का नाम है, लेसन क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, केमिस्ट्री के ये लास्ट लेसन होगा। इसके बाद समझ लो आपने यूपी बोर्ड के लिए कितने नंबर की साइंस कंप्लीट कर ली है। 20 नंबर की साइंस कंप्लीट कर ली। ठीक है बेटा, इस लेसन के बाद आपकी 20 नंबर की साइंस पूरी हो गई है और केमिस्ट्री का पूरा पूरा पोर्शन पूरा हो गया है। अब हम फिर इसके बाद छठे लेसन में फिर बायोलॉजी का पोर्शन है 20 नंबर का। बायोलॉजी खत्म करेंगे, फिर 25 नंबर की फिजिक्स मिलेगी, फिर वो खत्म हुई, फिर 5 नंबर की फिर बायोलॉजी मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब तत्व क्या होते हैं ये आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, तत्व जनरली क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिक रासायनिक क्रिया द्वारा किसी अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता। ऐसा कोई पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक तथा रासायनिक क्रिया द्वारा किसी अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता, एलिमेंट या तत्व कहलाता है। जो तत्व होता है वो एक ही परमाणु से मिलकर बनता है। एक तत्व में एक ही तरह के परमाणु होते हैं, समझे। जैसे हमने ले लिया लोहा, तो लोहा में इसी आयरन के ही Fe के ही पूरा सब जितने परमाणु होंगे Fe के होंगे। समझ आ रही बात। जैसे हमने सोना ले लिया, अब सोना में सब सोना के ही परमाणु होंगे। ठीक है, इसमें कोई सिल्वर वाला परमाणु नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो तत्व जो होता है एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, तो चलो, अब सब लेसन का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। अब तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया तत्वों का वर्गीकरण, जरूरत क्या पड़ गई तत्वों को। देखो, अभी तक ज्ञात तत्वों में आवर्त सारणी में हमारी जो आवर्त सारणी है वो उसमें 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं आज वर्तमान में हमारी आवर्त सारणी में, कितने तत्व हैं, 118 तत्व। इन सभी तत्वों में बहुत सारी धातुएं, बहुत सारी अधातुएं, कुछ उपधातुएं हैं। कुछ धातुओं के अलग गुण है, कुछ धातुओं के अलग गुण है। समझ रहे हो, कुछ अधातुओं के अलग गुण है, कुछ अधातुएं ठोस है, कुछ अधातुएं गैस है। बात समझ रहे हो। कुछ एक आधे द्रव भी मिल जाती है, कुछ अक्रिय गैसें हैं। तो बहुत सारे, इनका अध्ययन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए इनके अध्ययन को आसानी से बनाने के लिए, इन्हें हम आसानी से पहचान सके, इसीलिए इनका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। आप समझ गए। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपना अपना वर्गीकरण देते रहें। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। तो जो हमारे सिलेबस में जो आ जाता है, पहला डाबे नाइलर के त्रिक आ जाते हैं। क्या डाबे, एनसीईआरटी में यही हेड है। ठीक है, डाबे राइनर के त्रिक। नाइनर के त्रिक तैयार का नियम दिया इन्होंने। ठीक है, नाइनर में राइनर होता है। अच्छा बेटा, राइनर के और डबल है राइनर के त्रिक। ये वैज्ञानिक है, इन्होंने तत्वों को तीन समूह बनाए। कितने कितने, त्रिक मतलब 3 होता है, याद रखना। मैंने इन्होंने क्या तत्व, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है एक ऑब्जेक्टिव। कंपटीशन में भी बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने तत्व कितने कितने समूह बनाए, 3 समूह बनाए। बताया ये 3 तत्व के समूह बनाए। बताया क्या बताया इन्होंने, ये बता, जैसे कोई तत्व है एक्स वाई जेड, तो पहला और तीसरे तत्व का द्रव्यमान का योग, इसका द्रव्यमान जो भी हो, ए मान लो ए है, इसका द्रव्यमान का योग का औसत, द्रव्यमान के योग का औसत वायु के द्रव्यमान के बराबर माना। ये क्या है, वायु का द्रव्यमान के बराबर होगा। यह चीज बताई इन्होंने। अब इनके टाइम पे बहुत सारे तत्व थे भी नहीं। ठीक है, कुछ समूह बनाए, समूह पूछ भी लिया जाता है, कौन सा डोबे नाइलर का त्रिक है, कौन सा नहीं है, उन्हें हम सब लिखा देंगे। इन्होंने अपने नियम में यही बताया। डोबे नाइलर ने 3 तत्वों के समूह बनाए। तथा यह बताया कि पहला तथा तीसरे तत्व का
जब द्रव्यमान का औसत या परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। यानी कि पहले और दूसरे तत्व का परमाणु भार का औसत लेंगे तो तीसरे के परमाणु भार के, ये बीच वाले के परमाणु भार के बराबर आएगा। ये एक बात बताई इन्होंने, तो आप लिख लेंगे थोड़ा सा, आप इसे यही बात लिख लेंगे। अच्छा, यही बात बेटा लिख लेंगे, ठीक है। लिखो, इन्होंने तत्वों को 3 समूहों में बांटा जिन्हें त्रिक कहा गया। जिन्हें त्रिक कहा गया, त्रिक समझिए इसका। आगे लिखो, त्रिक के मध्य, त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार, इस मध्य वाले तत्व का परमाणु भार, त्रिक के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार पहले तथा तीसरे तत्व के माध्य के बराबर, औसत या माध्य जो भी कहो, पहले तथा तीसरे तत्व के माध्य के बराबर होता है। ठीक है, चलो आप उदाहरण देख लेते हैं इनका। क्या देख लेते बेटा जी? उदाहरण। क्या देख लेते हैं? उदाहरण। इन्होंने उदाहरण लिए, इन्होंने किस का उदाहरण लिया? पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, 3 उदाहरण लिए। पहला कौन सा लिया? पहला इन्होंने लिथियम लिया, लिथियम लिया। लिथियम लिया और क्या लिया? सोडियम लिया और पोटेशियम लिया। अब इनके परमाणु भार ले तो हम क्या होंगे? अगर इनके परमाणु भार ले तो इसका परमाणु भार कितना होता है? 7, इसका होता है 23। ये चीज रटी है ना, सबको रटी इतना है, ठीक। अब इनका माध्य निकाले थे, माध्य किसका होगा? पहले और तीसरे का, इन दोनों का माध्य। तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 23 आएगा। ठीक है, समझिए, 46 हो जाएगा ना। 39 7 46, 46 का आधा, इतने के बराबर होगा। और एक लिया इन्होंने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का लिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का दूसरा लिया उदाहरण। Cl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके परमाणु भार देखो तो 35, 81 और इसका 127। इनका भी औसत निकालो, इनका माध्य निकालोगे तो यही से आएगा। इनका भी माध्य निकालोगे तो 35 माध्य बराबर 35 + 127 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 81। तीसरा एक और उदाहरण लिया। तीसरे में क्या लिया बेटा? फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। फास्फोरस लिया, आर्सेनिक लिया और क्या लिया? एंटीमनी लिया। तीसरा लिख ले यहाँ पर, फास्फोरस लिया, आर्सेनिक लिया और एंटीमनी लिया। ठीक है, एंटीमनी लिया। इनका भी मान लीजिए तो फास्फोरस कितना होता है बेटा जी? फास्फोरस 31 होता है, इसका होता है 75.5, इसका होता है 120 और इसका माध्य निकाल लेंगे तो आप ये भी तीसरे के बराबर आएगा। ठीक है, निकाल लेना यार। 120 और 151 हो जाएंगे, 151 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही 75.5 आएगा। ठीक है, चलो इतने त्रिक बनाए इन्होंने, 3 तत्वों के समूह बनाए। इनके जो क्या किया, इनका पहले और तीसरे तत्व का माध्य जो होता है दूसरे तत्व के बराबर आता है। यही इनका नियम था, यही इनका त्रिक का सिद्धांत था। ठीक है, त्रिक मतलब होता है 3। इन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए। अब इनके टाइम पे ज्यादा तत्व थे नहीं, अब बाद में और तत्व खोजे गए
तो ये नियम इनका धीरे धीरे फेल होता गया। ठीक है, इनका नियम हो गया फ्लॉप, आगे सभी तत्वों पर लागू नहीं हो गया। ठीक है, समझ गए। सीमाएं इनकी यही है, सीमाएं लिखना चाहे लिमिट्स क्या है, सीमाएं या कमियां जो भी कहो इन्हें, यही है बेटा जी। ठीक है, उस समय तक ज्ञात तत्वों में, उस समय तक के ज्ञात तत्वों में केवल 3 तरीके ही ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इतने ही इनका काम हुआ। अब आ जाते हैं न्यूलैंड अष्टक। अब न्यूलैंड अष्टक आ जाते हैं। अष्टक का नियम दिया उन्होंने, अष्टक मतलब 8, यहाँ पे 8 को लेकर बात होगी। ठीक है, हेडिंग लगा लो न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या नियम लगा लो? न्यूलैंड का अष्टक नियम लगा लो हेडिंग। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। एक बीच में ड्यूमा भी आते हैं, बीच में बेटा ड्यूमा भी आते हैं, का खा गा करके बताते हैं, पर वो भी सब असफल ही होते हैं। न्यूलैंड भी असफल हो जाएंगे, कोई टिकने वाला नहीं, वो है नहीं एनसीईआरटी में। ठीक है बेटा जी, डीमा वाला मैं देख लेता हूँ, एनसीईआरटी में है नहीं। ठीक है, वो उनका दिया नहीं गया यार, छोड़ूंगा, यही जानो जो सिलेबस में वही देखेंगे ना, हमें सिलेबस खत्म करेगा। इन्होंने क्या बताया? न्यूलैंड ने तत्वों के परमाणु भारों, मतलब तत्वों के उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर पाया कि पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ध्यान से सुनो, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा तो पाया कि पहला तत्व 8वें तत्व के गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। बात समझे? जब इन्होंने किसके क्रम में रखा? परमाणु, याद रखना ये चीज, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा तो क्या पाया? जो पहला तत्व था 8वें तत्व से, जो 8वें नंबर पे तत्व आता था उससे समानता प्रदर्शित करता था। इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया था इन्होंने? न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टेट लॉ। समझ गए? यह चीज लिख लेना, जो भी मैंने बोली लिख ले। और इसकी तुलना किससे की जाती है? इसकी तुलना, एक पॉइंट बना ले, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की जाती है। संगीत के अष्टक से की जाती है। जैसे होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो सा 1 पे, सा 8वें से, तो पहला 8वें से ध्वनि में समानता प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए इनका सिद्धांत क्या है? पहला तत्व 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है गुणों में। इसलिए इनके सिद्धांत की तुलना संगीत के अष्टक से भी करते हैं। समझ गए? इसलिए इनका नियम को भी क्या कह दिया? अष्टक नियम कह दिया। ठीक है, ये चीज भी आप जो नोट कर लेंगे नीचे। अब उदाहरण लिखेंगे इनके। देखो बेटा, उदाहरण एग्जाम्पल लिखो। लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान है। इन्होंने रखा तो क्या कहा? लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण क्या थे? समान थे। लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण क्या थे? समान थे। बेटा आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो ये बनी है पूरी टेबल, ये पूरी टेबल बनी है, आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, आप इसे देख सकते थे। इतना उदाहरण में लिख लेना, बस मैं बना के दिखा देता हूँ।
लिथियम हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। यही था इनका। कोबाल्ट तथा निकिल। देखो दोनों को एक में रख दिया। बना लेना इसको उदाहरण में, छोड़ो मारो बोले बना लेना, बना दिया तुम्हें, बना भी ले। इसको वो लाइन लिख लिया, लिखे रहने दो, इसको भी बना लेना। इनेडियम, स्ट्रिटियम, सीरियम, बोरान, रुबिडियम, सीरियम, रीजियम, लॉरेंसियम तथा है यहाँ पे दो दो तत्व चाप दिए देखो, जर्मेनियम, ये खाली है। एक क्वेश्चन बनता है, जब न्यूलैंड अपना अष्टक नियम दिया था तब ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना 56 56। ये पॉइंट लिख लेना। न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक नियम दिया था तब ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। हो गए। चलो अब यहां पे देखो आठवां, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो ये वाला तत्व इससे प्रदर्शित करेगा, ये वाला तत्व इससे प्रदर्शित करेगा, ये वाला इससे प्रदर्शित करेंगे, इन दोनों से, ये वाले इनसे प्रदर्शित करेंगे, ये वाला इसके आठवें में कौन आएगा? ये आएगा। इसके आठवें में कौन सा आएगा? यही आएगा। इसके आठवें में कौन सा है? घूम के आओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अरे ये सातवां होगा, ये आठवां होगा। ठीक है। तो अब क्या गुण है इनमें? इसका भी बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते, एक एक धनायन बनाते हैं। एक तरह का ये भी एक समानता है इनके मध्य। समझ गए? ये भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। समझ गए? समझ गए? उसी तरह ये भी आ जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन वाले। समझ गए? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस दिखाता है, ये भी 2 माइनस दिखाता है, ये भी 2 माइनस दिखाता है। इसी तरह की समानताएं हैं। ठीक है। इनका भी नियम आगे फ्लॉप होगा, और आगे तत्व खोजे गए, फ्लॉप हो गया। इन्होंने देखो एक ही जगह पर 2 तत्व रख दिए, है ना। और कुछ परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखे गए, कुछ को इनके कमियां भी पाई गई। कमियां आप लिख लेंगे इनकी, लिख लो बेटा, इनकी सीमाएं लिख लो। इतना लिखने के बाद लिख लेना। अब यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण बन गए। लिथियम गुण सोडियम के समान है, हाइड्रोजन गुण फ्लोरीन के समान है, बेरियम गुण मैग्नीशियम के समान है, बोरान गुण एल्युमिनियम के समान है, कार्बन के सिलिकॉन के समान है, नाइट्रोजन के फास्फोरस के समान, ऑक्सीजन के सल्फर के समान। इस तरह इन सबके गुण क्या है? समान है। चलो सीमाएं लिखो बेटा, ये सब पूछा जाता है पेपर में। सीमाएं लिखो। देखो यह नियम केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है। यह नियम केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है। अगला लिखो, नए तत्वों के गुण, नए तत्वों के गुण नए तत्व गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते। इस सारणी से मेल नहीं खाते। समझ आ गई बात बेटा? एक क्वेश्चन बम्फर इंपॉर्टेंट बनता है, कंपटीशन बम्फर आता है। अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू होता है? अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो याद रखना कैल्शियम तक। आगे इसे लिख लेना, अष्टक का नियम, अष्टक का नियम कैल्शियम से अधिक, कैल्शियम का अधिक, कैल्शियम से कितना 40 होता है ना परमाणु भार। कैल्शियम से अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता। मतलब 40 से अधिक जिसका परमाणु भार है उस पर यह नियम लागू नहीं होता। ठीक है, उस पर फेल हो जाता है। ये चीज भी लिख लेना आप अपवाद में, सीमाएं में लिखना अपना। यह नियम
कैल्शियम से अधिक परमाणु भारों वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, चलो और ये भी एक कमी है इनकी, तत्वों को समंजित करने के लिए, अपना मैच कराने के लिए दो दो तत्वों को एक साथ रख दिया गया। ठीक है, और असमान गुण है। ठीक है, और इनमें कोई, जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी, बल्कि असमान तत्वों को जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान पे रख दिया, और भी बहुत सारे जिनके गुण मैच नहीं करते उनको भी एक साथ रख दिया इन्होंने। ठीक, ये सब इनकी कमियां हैं, सीमाएं। ठीक है, चलो अब मिटा देते हैं इसको। आज की क्लास इतना ही रखते क्या बेटा जी, क्या ख्याल है? क्योंकि मेंडलीव शुरू करेंगे, मेंडलीव में बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी, फिर कितना ही रखें। एक मिनट, चलो आज इतना ही रखते हैं ना। ठीक बच्चा लोग, इतना आप लोग रिवाइज करेंगे, अपना अच्छे से पढ़ लो बस। ठीक है, तो इसके आगे कल देखेंगे, फिर मेंडलीव वाली कल फिनिश कर लेंगे और आगे और आधुनिक में खुद पढ़ेंगे कल, ज़्यादा डिटेल में नहीं। और मेरे पास एक चार्ट है यार, फट गया, आवर सारिक पीरियाडिक टेबल में पूरा चार्ट था। आप लोग पास बुक हो, प्लीज़ बुक खरीदो यार, बुक खरीदो। अच्छा सुनो मेरी बात, आप लोग भी बुक खरीद लो। यूपी बोर्ड के लिए मैं स्पेशली बता, एनसीईआरटी तो आप ले ही लो। ठीक है, एनसीईआरटी सबके साथ होनी चाहिए, एनसीईआरटी जो है। ठीक है, ये बुक तो सबके पास होनी चाहिए। और आपको जो अच्छी लगती है, विद्या की, नहीं अरिहंत की, नहीं फिर और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, बालाजी वगैरह के मिल जाए तो ठीक है, कोई से भी खरीद सकते हो, मैं पढ़ाता रहूँगा। आपको रिवाइज करना है, आपसे अभ्यास करना है बस, बुक से बच ऐसे क्या करना है, काहे लिए, आपकी हेल्प के लिए है ना। आप उससे अभ्यास करेंगे, आप उससे सवाल बनाएंगे, लगाएंगे, और भी देखेंगे, समझेंगे, और भी पढ़ेंगे जो छूट जाता है। ठीक है, पर एनसीईआरटी ये सबके पास होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे हम सब, आगे किसके आगे कल देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग शेयर नहीं करते वीडियोज़ को शेयर करेंगे, और अच्छा लगा तो वीडियोज़ को लाइक करेंगे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लाएंगे, लाल कलर का होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टच कर देंगे, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। एक घंटी आएगी बन के, उसे ऑन कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, प्रेस करेंगे, 3 ऑप्शन आएंगे, उनको सबसे ऊपर ऑल वाला ऑन कर लेना बस। आपको फिर वीडियो मिलती रहेंगी, आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे आपको हमारी वीडियो दिखेगी, दिखा करेगी। ठीक है, सब्सक्राइब करने का फायदा ये है। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।